जय हिंद। आज बात करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट यानी किसान आंदोलन के हवाले से, और इसी हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि कैसे खालिस्तानी शब्द का प्रयोग एक गाली के तौर पर किया जा रहा है और इससे पूरे सिख कम्युनिटी को एक ही ब्रश से पेंट किया जा रहा है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या इसका असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कल हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर उपद्रव हुआ, आंसू गैस के गोले चले, रबर की बुलेट्स चली, और इस अफरा तफरी में या इस कार्रवाई में एक बठिंडा का 21 साला एक युवक था, वो मारा गया। पोस्टमार्टम के बाद इसकी डिटेल्स पता लगेंगे कि वो कैसे मारा गया, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि उसको ही वॉज ब्रॉट इन डेड और उसके सिर पे चोट लगी है। कहा जा रहा है कि वो गोली का निशान है। इसका नाम शुभकरण सिंह है। और इस अप्रिय घटना के बाद किसान मोर्चे के अलग अलग नेताओं ने दिल्ली चलो कि इस कॉल के ऊपर विराम लगाया है और बोला है कि हम एक दिन के बाद फिर से कुछ निर्णय लेंगे। तो अभी फिलहाल वो होल्ड पर है। वहीं हमने देखा कि बंगाल के अंदर भी एक आईपीएस अधिकारी, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ने, एक बीजेपी के वर्कर ने उसको खालिस्तानी बोला। वो उनको रोक रहा था। संदेश खाली वॉयलेंस के इलाके में जाने से ये एसपी साहब, एसएसपी साहब रोक रहे थे, और ये जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने बोला कि भाई आप इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप खालिस्तानी हैं। उससे एसएसपी साहब भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने सिर पर पगड़ी पहनी है। इसके रिएक्शन में एसपीजीसी की तरफ से भी बयान आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी। वहीं बीजेपी ने ये दावा किया है कि इस तरीके का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये पुलिस अधिकारी ने अपनी कहानी मनगढ़ंत बनाई है। तो बहरहाल ये एक अलग विषय है, बट जो पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि सिखों को सोशल मीडिया पे खासतौर से टारगेट किया जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोलकर उनको डिमीन किया जा रहा है, उनकी इमेज को, उनके पेट्रियोटिज्म को टार्निश किया जा रहा है और उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे ख्याल से बहुत दुखद है और ये किसी भी मायने में देश हित में नहीं है। आप किसी को इस तरीके से आप कह दें, लूजली कह दें, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन इसका काउंटर भी ये है कि इस तरीके की भावना लोगों में क्यों आई। इस तरीके की भावना लोगों में इसलिए आई क्योंकि लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसके अंदर देखा गया कि सिख जो कुछ व्यक्ति हैं वो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। फिर कहीं पे ये आया कि भाई नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको हमने कम करना है। सो एंटी मोदी स्टांस एक निकल के आया और मोदी के जितने भी समर्थक थे वो उन्होंने भी एक पोजीशन ले ली और उन्होंने इन सबको खालिस्तानी ब्रांड करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में ये चीज ट्रेंड हो गई और जो बाकी जो कंट्री है पंजाब के अलावा, अगर उसकी बात करें तो वहां पर इतनी ज्यादा समझ भी नहीं है सिखों को लेकर, और बड़ी जल्दी लोगों का पब्लिक ओपिनियन और मूड स्विंग हो जाता है और फिर वो लेबलिंग शुरू हो जाती है कि भाई जो भी सिख है उसको खालिस्तानी बोल दो। एक वीडियो ये भी आया जिसमें बड़े प्राउडली एक सिख एक्टिविस्ट जो फार्मर्स की तरफ से था, वो ये कहता है कि हमने रानी को मार दिया, यानी कि इंदिरा गांधी को मार दिया, तो हम इसको भी मार देंगे। इसको का मतलब है कि मोदी की तरफ उसका इशारा था। तो इस तरीके की बातें भी हुई हैं और ये बातें जब हुई हैं तो लोग पोलराइज हो गए, लोगों का ओपिनियन पोलराइज हो गया और इसका खामियाजा
आपने देखा कि कैसे एक आम आदमी, एक आम सिख उसको झेल रहा है। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमने देखी बंगाल में संदेश खाली में एसएसपी साहब को किस तरीके से लोगों ने खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करके उनको गलियाया। तो अब ये जो वीडियो मैं कर रहा हूं, इसमें हम थोड़ा इतिहास को खंगालेंगे और इतिहास के पन्ने टटोलते हैं और ये देखते हैं कि ये खालिस्तान का फितूर कहां से आया और कैसे इसकी जर्नी शुरू होती है और अब ये कहां पर खड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर हम आज के इस वीडियो का फोकस रखेंगे। अब ये खालिस्तान क्या है? बेसिकली खालिस्तान एक ऐसा विचार है, एक ऐसा पॉलिटिकल थॉट है जिसमें एक इंडिपेंडेंट सिख कंट्री की बात की जा रही है जिसका नाम खालिस्तान होगा और वो इंडिया से अलग होगा। अब ये विचार कब आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये विचार अंग्रेजों के जमाने में आया। अंग्रेजों का जो राज था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सांप्रदायिक ताकतें जो हैं इस देश में सिर उठा रही थी। सेपरेशन और विभाजन की बातें होने लग गई थी। मुस्लिम्स एक आवाज उठाने लग गए थे और ये धीरे धीरे ये संकेत मिलने लग गए थे कि मुसलमान अपने लिए एक अलग इलाका मांगेंगे और हिंदू अपने लिए एक अलग इलाका मांगेंगे। ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक नतीजा था और इससे सिख कम्युनिटी में एक किस्म की इनसिक्योरिटी हुई, घबराहट पैदा हुई और इस घबराहट को साझा अकाली दल ने 14 दिसंबर 1920 को ये अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। इसका मकसद था पंजाब पे सत्ता हासिल करना और इसी पार्टी ने 2030 में एक सेपरेट कॉल दिया फॉर अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड खालिस्तान और इसका एक पैम्फलेट इशू किया 1940 में। तो यहां से शुरू होती है खालिस्तान की ये जर्नी। खालिस्तान का एक पहलू और है, दैट इज द पॉपुलेशन या सिख पॉपुलेशन का पहलू। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अनडिवाइडेड पंजाब में सिख पॉपुलेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेजॉरिटी में नहीं थी। या तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसलमान अक्सरियत में थे या हिंदू अक्सरियत में थे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पंजाब के किस हिस्से में रहते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिख्स अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में था तो वो लुधियाना में था और आंकड़ों के मुताबिक 41.6% सिख्स मैक्सिमम जो थे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो लुधियाना में थे, दैट इज 41.6%। जब डिवीजन हो गया और मुसलमानों को वेस्ट पंजाब मिला और ईस्ट पंजाब हिंदुओं और सिखों को मिला, तो जितने सिख पाकिस्तानी इलाकों में थे वहां से वो इंडिया आ गए हिंदुओं के साथ में और इंडियन पंजाब के अंदर वो सेटल डाउन हो गए। अब इंडियन पंजाब उस समय आज का प्रेजेंट पंजाब, फिर आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये तीनों जो आज के प्रदेश हैं इनको मिलाकर ईस्ट पंजाब बनता था। यहां पर आके सेटल हो गए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो थॉट था, ये थॉट ऑफ सेपरेट सिख स्टेट, ये खत्म नहीं हुआ। और जो एक सिखों के एक हिस्टोरियन है मिस्टर ओबरॉय, उनकी अगर बात माने और जो उन्होंने ये बातें लिखी हैं उनकी बात जब हम पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ सिख्स बिगैन इन 1940। जब ये
आपका डॉक्यूमेंट आ गया, खालिस्तान का पैम्फलेट अकालियों ने निकाल दिया, तो तब टेरिटोरियलाइजेशन शुरू हुई। लोगों ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बहुत ही लो प्रोफाइल था ये पूरा हिसाब किताब, लेकिन बहरहाल था ज़रूर। और टेरिटोरियलाइजेशन का मतलब ये है कि सिख फॉर पंजाब एंड पंजाब इज फॉर सिख्स, ये वाली बात शुरू कर दी। जबकि एज पर ओबरॉय साहब, सिख्स जो है वो, सिखिज्म जो है वो पैन इंडिया है। जो गुरबानी है इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो गुरुओं की जो कई सारे रेफरेंसेस जो लिए गए हैं, वो सेंट्स हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, उनसे डिराइव किया गया है। तो हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ही इंक्लूसिव किस्म का एक मूवमेंट था सिखिज्म, और पैन इंडिया था, ये पंजाब सेंट्रिक नहीं था। लेकिन 1940 में अकाली दल की तरफ से इसको टेरिटोरियलाइज करने का प्रयास हुआ, और ये बीज बोया गया कि सिख्स फॉर पंजाब एंड पंजाब इज फॉर सिख्स। अब यहीं से कहानी आगे चलती है और पंजाबी सूबे की बात होने लगती है। तो पंजाबी सूबे का एक मूवमेंट 60s में चला, और फिर पंजाबी सूबा जो है 1 नवंबर मेरे ख्याल से, अगर मैं सही उस पे जा रहा हूं, तो 1 नवंबर 1966 को ये रियलाइज किया गया और पंजाबी सूबा बना। अब इसके अंदर डिमांड ये थी कि जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं उसको पंजाब बनाया जाए, साथ में इनकी ऑटोनॉमी की भी बात इन लोगों ने करी है। अब हरजोत सिंह ओबरा, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो ये कहते हैं कि अकाली दल की पोजीशन बड़ी क्लियर थी कि वो बेसिकली खालिस्तान की तरफ इस पूरे प्रदेश को और इस पूरे रीजन को पुश कर रहे थे। आज से नहीं, 1940 और 1930 ऑनवर्ड्स उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब अकालियों को ये मालूम था कि एक तरफ, अब अकालियों ने ऐसा क्यों किया? अकालियों ने इसलिए किया कि भाई उनको ये मालूम था कि एक तरफ तो मुस्लिम पाकिस्तान बन रहा है, उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है, दूसरी तरफ हिंदू इंडिया होगा। तो उनको ये लगने लगा कि सिखिज्म खतरे में आ जाएगा और सिख जो हैं वो अपना वजूद खो बैठेंगे। और जब 1940 में मेरे ख्याल से जब करारदाते पाकिस्तान जब हुई लाहौर के अंदर, जब ये उसका डिक्लेरेशन हुआ, तो सिखों को ये भी लगा कि जो हमारा जो किंगडम था, जो खालसा राज था महाराजा रणजीत सिंह के जमाने का, उसको हमसे छीना जा रहा है और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, एक मुस्लिम इलाके में और एक हिंदू मुल्क के बीच में, और इसमें हम गुम हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो अपनी असलियत और अपनी वजूद को बचाने के लिए उन्होंने ये खालिस्तान वाला जो आइडिया है ये फ्लोट किया। और आइडिया ये था कि हम खालिस्तान बनाएंगे, और धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो हम देखते हैं कि खालिस्तान की बाउंड्रीज भी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। तो उस पर भी आएंगे। तो ये कहानी चलती है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में फिर आप देखते हैं कि वो पंजाबी सूबे की मुहिम चली और फिर पंजाब स्टेट बनी। लेकिन ये मामला यहाँ पर थमता नहीं है। अकाली दल 72 के इलेक्शन में हार जाते हैं, कांग्रेस पार्टी इक्तदार में आ जाती है, और ये वहां पर उस समय एक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन लेके आते हैं, जिसके अंदर फिर से जो अंडरलाइन थीम है वो सेपरेटिज्म की है, और खालिस्तान एक उसकी एक थीम है जो कि उसका बेस बनाती है। और इसी बेस को आगे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं
लेट 70s और अर्ली 80s के अंदर। और फिर हमने देखा कि पूरा पंजाब और पूरा नॉर्थ इंडिया एक तरीके से मैं कहूँगा कि इस आग में झुलसने लगा और हजारों लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट के चलते जान दी। तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि कैसे विदेशों में रहने वाले सिख डायस्पोरा ने एक बहुत अहम किरदार निभाया है इस खालिस्तान मूवमेंट को लेकर। इसमें एक परमार था और एक चौहान था जिन्होंने खालिस्तान की मुहिम विदेश में चलाई, इंग्लैंड में चलाई। और इंसिडेंटली दोनों के दोनों जाट सिख नहीं थे, दोनों के दोनों राजपूत सिख थे। और तो ये मुहिम चली। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जगजीत सिंह चौहान जो सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट ऑफ खालिस्तान था, ये पाकिस्तान भी जाता है, ननकाना साहब विजिट करता है और भी सिख धर्म स्थलों पर जाता है। और बाद में ये पता लगा कि वो भुट्टो से भी मिलके आया और भुट्टो ने उसको यकीन दिलाया कि खालिस्तान अगर बनेगा तो ननकाना साहब खालिस्तान की कैपिटल होगी। तो ये भी कार्रवाइयां, गतिविधियां चलती रहीं। और जब 70s का खेल शुरू होता है तो भिंडरांवाले भी सामने आते हैं। और भिंडरांवाले जब सामने आता है तो एक नया किस्म का डायमेंशन बन जाता है। अब कहने वाले ये कहते हैं कि भिंडरांवाले को लेकर कांग्रेस पार्टी आई है। अब क्या सच्चाई है इसके और क्या झूठा है इसके तर्क और वितर्क में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी भिंडरांवाले को लेके आई जिससे कि अकाली दल को कमजोर किया जाए और एसपीजीसी पर कब्जा किया जाए। वहीं अकाली दल के श्री लौंगोवाल साहब को भी ये श्रेय जाता है कि भिंडरांवाले को गोल्डन टेम्पल में रिहाइश गाह देने के पीछे उनका हाथ था, वही उसको उधर लेके गए थे। तो जब ये वहां पे पहुंच गए और उसके बाद कहते हैं कि ट्रकों में भर भर के हथियार पाकिस्तान से स्मगल होके आता था, ट्रकों में लोड होके, और वो दरबार साहब पहुंचता था। और फिर वहां पर किलाबंदी हुई और इसी किलाबंदी में लेफ्टिनेंट जनरल शाहबेग सिंह भी शामिल हुए, जो एक बहुत बड़ा नाम था 1971 के युद्ध के दौरान। और उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा और उनको फौज से कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और इसी गम में, इसी गुस्से में उन्होंने एंटी इंडिया फोर्सेस का दामन थाम लिया और वो भिंडरांवाले के मिलिट्री सलाहकार हो गए। ये भी कहा जाता है कि भिंडरांवाले ने कभी खुद से खालिस्तान की डिमांड नहीं करी, लेकिन वो ऑटोनॉमी की बात करते रहे पंजाब में। और जो थियोक्रेटिक स्टेट, सिख स्टेट बनाने की तरफ जरूर उनका मूवमेंट चला। काफ़ी सारे हिंदुओं को उनके कहने पर मारा भी गया, उनके संगठन के लोगों ने यानी आतंकवादियों ने। और ये सारी कार्रवाई भी हुई। बहुत ही ट्रबलसम हिस्ट्री रही। इंटरेस्टिंग एक पॉइंट 1982 में भी आता है, जब एशियन गेम्स होने वाले थे तो लौंगोवाल साहब ने ये डिसाइड किया कि हम खालिस्तान की बात एशियन गेम्स के वेन्यूज पर करेंगे और जिससे कि इंटरनेशनलाइज हो मामला और हाईलाइट हो। तो जब ये इस तरीके की तैयारियां लौंगोवाल जी करने लग गए तो हरियाणा बॉर्डर पे बैरिकेडिंग हो गई, ठीक उसी प्रकार से जैसा आज हम देख रहे हैं। और पूरा हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया और जो भी पंजाब से सिख्स दिल्ली की तरफ ट्रैवल करते उनको रोककर उनकी डिटेल चेकिंग करी जाती, फ्रिस्किंग करी जाती। और इसका इम्पैक्ट एक बहुत ही नेगेटिव सिख समाज पर पड़ा और ये साइकोलॉजी पर उसका इम्पैक्ट पड़ा। एलियनेशन की भावना आई, कुछ दूरियां बढ़ी और अकाली दल तो खैर यही चाहता था। और उस समय और उसी के बाद फिर अकाली दल भिंडरांवाले को गोल्डन टेम्पल में भी ले गया और ये फिर आगे की कार्रवाई होती है। ब्लू स्टार होता है और जब ये ब्लू स्टार होता है तब असल में खालिस्तान जो छुपे कोनों में कहीं छुपा हुआ था
वो निकल के बाहर आ जाता है। सिख भावनाएं जो हैं वो आहत हो जाती हैं और आप सबको मालूम होगा कि सिख पलटनों में बगावत भी हुई फौज के अंदर। तो ऐसे बहुत बड़ी पैमाने पर अफरा तफरी मच गई और बहुत ही बुरे दिन थे। आए दिन धमाके होने दिल्ली के अंदर और ये सब कार्रवाइयाँ होने लग गई। और फिर हमने देखा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। उन्हीं के ही बॉडीगार्ड्स ने उनको गोलियों से आहत कर दिया, मार दिया। उसके रिटेलिएशन में दंगे हो गए और इन दंगों के पीछे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं का हाथ था, जिसमें जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ जैसे लीडर शामिल थे। आज तक इन मुकदमों में का कोई नतीजा नहीं निकला है और उन दंगों में कहा जाता है कि 3000 से ज़्यादा सिखों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये ब्लू स्टार का इंसिडेंट और जो सिखों के ऊपर जो ये राइटिंग करके और उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान किया गया, लोगों को मारा गया, ये दोनों चीजें मिलाकर एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट सिख कम्युनिटी के अंदर गया। उनको ये लगने लग गया कि भाई ये हम यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन हैं और हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। तो खालिस्तान की डिमांड और स्ट्रांग हो गई। अब ये कहानी चलती है राजीव गांधी के साथ, वही लोंगोवाल वो समझौता करते हैं, लेकिन जो सेपरेटिस्ट, अच्छा अब इंसिडेंटली अब इस समय अकाली दल को ये महसूस होने लग गया कि हिंदू सिख एकता बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन चल रहा है सिखों का, ये उनके हित में नहीं है। तो अकाली दल और सिख सेपरेटिस्ट, ये बेसिकली आइडियोलॉजीज इनकी अलग अलग हो गई और जो राजीव गांधी के साथ जो लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अकाली दल ने एलिगेशन लगाया कांग्रेस के ऊपर कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करती है और कांग्रेस ने अकाली दल के ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये कार्रवाई चलती रही। वहीं आपके अकाली दल अमृतसर वाला ग्रुप था, मेरे ख्याल से दल खालसा शायद, वो एक ग्रुप था जो इसमें बिलीव करते रहे कि हम खालिस्तान की डिमांड जारी रखेंगे और हम पीसफुली इस चीज़ को आगे करेंगे। और इन्हीं में से आप देखते हैं कि सिमरनजीत सिंह मान, जो कि खालिस्तान के घोर प्रचारक और समर्थक रहे हैं, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं संगरूर से। तो ये भी एक इनफैक्ट ये एक इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है कि अगर आप पीसफुली अपने विचार रखते हैं तो आप के विचार कैसे भी हो, अगर आप जीत के आते हैं तो आप पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनते हैं। तो ये एक इंडियन डेमोक्रेसी की एक मैं कहूँगा एक शानदार मिसाल भी है। तो बहरहाल ये ऐसे चलता रहा। फिर लोंगोवाल साहब को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। जो बेअंत सिंह थे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, उनको भी एक सुसाइड बॉम्बिंग के तहत ख़त्म कर दिया गया। और फिर आगे चलते गए 1986 में फिर से हम देखते हैं कि गोल्डन टेम्पल पे आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है और एसपीजीसी के जत्थेदार को खारिज करके, एक मनोज चहल करके एक आदमी था, उसने अपने आप को वहाँ पर काबिज कर दिया। और काबिज करने के बाद फिर ऑपरेशन ब्लू थंडर चला। ये भी आतंकवादियों को यहाँ पर समाप्त किया गया और बहुत ही शानदार तरीके से ये ब्लू थंडर ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि प्रेजेंट एनएसए जो अजीत डोभाल साहब हैं, इन्होंने बहुत मेजर किरदार अदा किया। और इस ऑपरेशन के दौरान गोल्डन टेम्पल में कोई फौजें नहीं गईं और बड़े तरीके से और इसको सरअंजाम दिया गया। जैसा कि हमने देखा कि हिंदुओं की किलिंग्स चल रही थी बड़े पैमाने पर, बसों में से उतार कर मारे जा रहे थे, ट्रेनों में मारे जा रहे थे और
बहुत सारे हिंदू मारे गए, फोर्स माइग्रेशन हुई, लोग अपने घर छोड़ कर दिल्ली की तरफ भागे, दिल्ली की तरफ आए और इस तरीके की कार्रवाइयाँ हुई। अब जब ये कार्रवाइयाँ हुई तो प्रेसिडेंट्स रूल लग गया पंजाब में। पहले रुबेरो आए और रुबेरो के बाद में केपीएस गिल आए। केपीएस गिल के टाइम में ये एलिगेशन लगा केपीएस गिल के ऊपर कि रोज एक एवरेज निकाली गई कि रोज 20 सिख्स वर बीइंग किल्ड विदाउट आइडेंटिफिकेशन एंड विदाउट इन्वेस्टिगेशन, और बहुत सारे लोगों को ऐसे मार कर जला दिया गया और कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई नहीं करी गई। तो ये स्टेज मैनेज किलिंग्स का उनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन वहीं जो कमर तोड़ने की बात जब होती है आतंकवाद की, तो उसमें केपीएस गिल के रोल को सराहा भी जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि केपीएस गिल से ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है वो सिख पॉपुलेशन ने किया है, पंजाब की सिख पॉपुलेशन ने किया है, क्योंकि वो इस आतंकवाद से परेशान हो गए थे। आतंकवादी जो अपने आप को खाड़कू कहते थे, इन खाड़कों की जो गुंडागर्दी थी, जो ये औरतों के लड़कियों के साथ जो बदतमीजियां करते थे और चोरी की घटनाएं, गुंडागर्दी की घटनाएं जिस तरीके से इन खाड़कों ने अंजाम देना शुरू कर दिया, तो लोग इनके खिलाफ हो गए और इट वॉज द पीपल ऑफ पंजाब जो कि अगेंस्ट हुए और उन्होंने ये पूरी आतंकवाद को समाप्त कर दिया। तो ये एक इस तरीके की जर्नी रही है जहां तक आतंकवाद का सवाल है। और फिर जब ये आतंकवाद चरम पर था तो एक फैक्टर और भी था जो कि एक डिवीजन जिसने पैदा करी, और वो डिवीजन था जाट सिख वर्सेस नॉन जाट सिख्स। नॉन जाट सिख्स को ये इनसिक्योरिटी हो गई कि अगर ये खालिस्तान बनता है तो वो सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएंगे और इस पूरे इलाके पर जाट सिखों का कब्जा हो जाएगा। जाट सिख जो हैं, अगर पंजाब के विलेजेस में जाएं तो आप देखेंगे कि जैसे जनरली हिंदुओं के ऊपर ये कास्टिज्म का आरोप लगता है, लेकिन जाट सिखों जिस तरीके से जाट सिख शेड्यूल कास्ट को ट्रीट करते हैं, उनको जिस तरीके से जिस नज़र और निगाह से देखते हैं, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो मजहबियों के, रामदासियों के अलग अलग गुरुद्वारे हैं, वो असल गुरुद्वारे में जब वो जाते हैं, जो मेन जो गुरुद्वारे होते हैं, तो उनको बड़ा लुक डाउन अपॉन, नीची नज़र से देखा जाता है। उनके साथ में एक किस्म से एक व्यवहार किया जाता है जो कि डिस्क्रिमिनेटिंग व्यवहार होता है, और उसी के चलते इन लोगों ने अपने अलग अलग गुरुद्वारे बनाए हैं। और अगर इन लोगों से बात करी जाए तो वो ये कहते हैं कि जब तक हम हैं तब तक ये गारंटी है कि हिंदुस्तान का विभाजन कर खालिस्तान कभी नहीं बन सकता। और आज की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अकाली दल अपनी पुरानी ऐतिहासिक जो उनकी जो इंस्टीट्यूशनल जो मेमोरी है, उसके चलते वो कभी भी खालिस्तान की तरफ पुश नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम एसपीजीसी की अगर हम बात करें तो वो खालिस्तान का आज भी उस तरीके से पुरजोर तरीके से खंडन नहीं करती है। और कहीं ना कहीं जो खालिस्तान की जो लॉ है, वो अगर ये मैं कहूँ कि एसपीजीसी भी उसको जलाए रखने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, तो वो भी गलत नहीं होगा। अब बात आती है इन किसान आंदोलनों की। तो जहाँ से हमने शुरू किया था ये वीडियो बनाना, इसकी अगर हम बात करें तो मेरा ये मानना है कि जो लोग इन किसानों को खालिस्तानी लेबल लगाकर पेश कर रहे हैं और जो पूरे सिखों को खालिस्तानी करार दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत दुखद है। क्योंकि अब आप याद करिए, जो मैंने आपको बताया कि 1982 में कैसे बॉर्डर पे रोककर इनकी फ्रिस्किंग करी गई, जिससे एक जहनों में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा सिखों के, और वो डिस्क्रिमिनेटेड फील होने लग गए, सेकंड क्लास सिटीजन फील होने लग गए।
अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है, चाहे 2 साल पहले का हो या आज का हो, ये बहुत मिसहैंडल किया गया है। मेरे ख्याल से जो सरकार के एडवाइजर्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं चूक कर गए इसमें, और इस चूक का फायदा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो 1950 के दशक से सक्रिय हैं विदेशों में, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर। उन्होंने इसका फ़ायदा लिया, उनके पास पैसे की पावर है, उन्होंने फंडिंग करी और वो अपना खालिस्तानी एजेंडा जो है इन लड़कों में दोबारा से फूकने में एक तरीके से कामयाब हुए। अब एज इंडियंस ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ को प्रोत्साहन ना दें। ये पूरा खेल अगर इसको कंट्रोल करना है तो ये जोर जबरदस्ती से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, करना नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये प्यार मोहब्बत से होगा, गले लगाने से होगा और इनकी बात सुनने से होगा। एक तरफ आपने इस तरीके का एक इकोसिस्टम बना दिया जिसमें किसान पंजाब का फंस चुका है बिटवीन दी क्रॉप साइकिल, कि धान बोएंगे फिर वीट बोएंगे और उसकी जो कीमत मिलेगी एमएसपी वगैरह, और उस पर डिपेंडेंट पूरा इकोसिस्टम हो गया। अब आप एकदम से उसको उखाड़ भी नहीं सकते, इनसिक्योरिटी फिर से पैदा हुई है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा मामला जो है पीसफुली रिजॉल्व हो और ये खालिस्तान का जो ये एक नासूर है ये पूरी तरह दफन हो जाए। तो ये इसको दफन करने के लिए आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपको दोनों हाथों से इनको गले लगाना पड़ेगा, इनकी बातें सुननी पड़ेंगी, इनको जस्टिस देना पड़ेगा। और इस जस्टिस के अंदर 1984 के जो दोषी अभी भी घूम रहे हैं, जो बचे बचे घूम रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो करके आप उन पे मरहम लगाएंगे और उनको गले लगाएंगे। तो ये आई होप ये मेरा वीडियो कुछ सेंस देता हो। कई लोगों को, सबका अपना अपना पॉलिटिकल नज़रिया है, कई लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, आप अपनी नापसंदगी का इजहार कीजिए कमेंट बॉक्स में, खूब जोर शोर से आप गाली दीजिए। लेकिन जिन लोगों को ये मेरा वीडियो समझ में आएगा कि ये मैं क्या एक लार्जर पिक्चर में आपको जो पेश करी और हिस्टोरिकल पूरे इवेंट्स को लेकर, तो उसको भी आप समझिए और उसमें अगर आपको सेंस दिखे तो प्लीज़ आप अच्छे कमेंट्स देकर और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कृपा करके सिखों को, सारे सिखों को खालिस्तान का लेबल ना पहनाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।